नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। माटीगढ़ा की रहने वाली 4 महीने से लापता लड़की को पुलिस ने किया बरामद। नाबालिग को अगवाकर बिहार में कराया जा रहा था अश्लील नृत्य, 2 गिरफ्तार। 4 महीने से लापता 15 वर्ष की नाबालिग लड़की को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने माटीगढ़ा के पालपाड़ा इलाके से बरामद कर लिया है। इस घटना के आरोप में बिहार के गोपालगंज निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पुलिस ने राजू शाह एवं अभिषेक कुमार के रूप में किया है। आरोपी की दोनों ने नाबालिग को अगवा कर उसका यौन शोषण किया था। सूत्रों की माने तो बिहार के विभिन्न जिलों में शादी विवाह समारोह में होने वाले अश्लील नृत्य कार्यक्रम में नाबालिगा को शामिल किया जाता था। उस नाबालिग से गलत काम भी कराए जा रहे थे। दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363/365 के अनुसार नाबालिग का अपहरण करने जैसे विभिन्न मामलों में दोनों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से आरोपियों को 10 दिनों के रिमांड में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गत 22 मार्च को पीड़िता के परिवार द्वारा नाबालिग के गायब होने की शिकायत माटीगढ़ा थाने में दर्ज कराई गई थी। परिवार द्वारा बताया गया था कि नाबालिग को आखिरी बार 19 मार्च शाम को माटीगढ़ा के एक चाय बागान इलाके में देखा गया था। उसके बाद से ही नाबालिग लापता थी। पश्चिम बंगाल में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरजीफ आफ्ताब ने सभी 7 सीटों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जांच के दिए आदेश। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर भी शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरीज आफ्ताब ने शुक्रवार को सभी 7 सीटों पर ईवीएम और वीवीपैट की जांच के संबंध में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है। सीईओ ने अधिकारियों से कहा, इंजीनियरों द्वारा ईवीएम वीवीपैट की जांच करते समय सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार इस तरह की जांच और तैयारियों के लिए मांग पत्र भेजने का फैसला किया गया है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें जंगीपुर, शमशेरगंज, खरदा, भवानीपुर, दिनहाटा, शांतिपुर और गौशाबा शामिल है। जंगीपुर और शमशेरगंज में टीएमसी और कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनाव होने से पहले निधन हो गया। वहीं खरदा और गौशाबा में विजयी टीएमसी उम्मीदवारों की कोविड-19 के कारण चुनाव के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। शांतिपुर और दिनहटा में भाजपा के 2 सांसदों जगन्नाथ सरकार और निश्चित परमानिक ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे लोकसभा के सदस्य के रूप में बने रहना चाहते थे। भवानीपुर में वर्तमान कृषि मंत्री सुवनदेव चट्टोपाध्याय ने ममता को चुनाव में खड़ा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दे दिया। पहले चुनाव में नंदीग्राम से हारे मुख्यमंत्री की पुरानी सीट भवानीपुर है। ममता बनर्जी को इस चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भारतीय संविधान के अनुसार ममता को 6 महीने के भीतर किसी भी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना जरूरी है, क्योंकि बंगाल में विधान परिषद की सीट नहीं है। बक्सा बाग अभयारण्य वनांचल के पेड़ों को ना काटा जाए, इस मांग को लेकर हेल्पिंग हैंड रिलीफ फाउंडेशन ने सिलीगुड़ी में किया विरोध प्रदर्शन। बक्सा अभयारण्य वनांचल में केंद्र सरकार की एक प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई की जाएगी। इसके विरोध में आज हेल्पिंग हैंड रिलीफ फाउंडेशन की ओर से सिलीगुड़ी के महात्मा गांधी मोड़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। संस्था के सदस्यों ने हाथों में प्लग कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य में चल रहे वन महोत्सव के अवसर पर लोगों के बीच पौधों का वितरण किया गया। संस्था के संयोजक रंजीत गुप्ता ने बताया कि ऑक्सीजन इंसान के लिए कितना उपयोगी है, ये कोरोना काल में हम लोगों को पता चल चुका है। कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन देखा जा रहा है कि इसके बावजूद वनांचल में पेड़ों को काटा जा रहा है। खबर है कि बक्सा अभयारण्य वनांचल में केंद्र सरकार की
एक परियोजना के लिए 2.5 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी। इसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। ये जो है वन महोत्सव के लिए हम लोग आज सैपलिंग को जो है पब्लिक के अंदर में बांट रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग का एक और प्रोग्राम है जो कि दैट इज़ ए प्रोटेस्ट प्रोग्राम। आज जो है हम लोग का जो एक प्रोटेस्ट है वो अलीफ जंगल का बक्सवाहा प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, दैट इज़ ए डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट। ये बक्सवाहा जो प्रोजेक्ट है इसमें करीब 2,50,000 गाछ को काट दिया जाएगा और उसमें क्या होगा कि डायमंड का ये होगा, माइनिंग होगा। अब आप ज़रा सा इसको सोचिए कि डायमंड माइनिंग के लिए हमारे यहाँ 2,50,000 जो है जो पेड़ को काट दिया जाएगा। और ये जो बक्सवाहा जो जंगल है वो हमारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है उसके साथ में लिंक है। और बक्सवाहा का टोटल आदिवासी पॉपुलेशन करीब 10,000 है। तो ये जो है पूरा इसको जंगल को काटने से क्या होगा, पूरा वहाँ का इकोसिस्टम जो है बर्बाद हो जाएगा। और एक गाछ आज जो हमारा यहाँ जो क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है इंडिया में हो रहा है, ना टाइम से बरसात हो रहा है, ना टाइम से और सब सीजन में समुद्र कोलाइड कर रहा है, एक दूसरे के साथ में कोलिशन हो रहा है, कोई चीज़ टाइमिंग नहीं से हो रहा है। कहीं पर बारिश है, कहीं पर दहाड़ है, कहीं सुखाड़ है। ये जो हम लोग जिसको डे टू डे झेल रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज के लिए, इसके ऊपर में अगर वहाँ पर जो अगर इस तरह से 2.5 लाख गाछ को फला फला गाछ को काट लेने से क्या होगा माइनिंग करके। हत्या की कोशिश के जुर्म में 2 को आजीवन कारावास। अलीपुरद्वार के ECGM 2 अदालत ने 10 साल की लंबी सुनवाई के बाद हत्या के प्रयास के जुर्म में 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2011 में मिठू सेनगुप्ता के भतीजी को परेशान करने के लिए रॉकी दास नामक एक युवक को फटकार लगाई गई थी। बाद में उस रात जब मीठू घर लौट रहा था, रॉकी और उसका भाई हॉकी ने तलवार से मीठू पर हमला कर दिया। हमले में मीठू की दाहिनी कलाई कटकर जमीन पर गिर गई। उस समय अलीपुरद्वार के एक पत्रकार वहां से गुजर रहा था। उन्होंने घायल मीठू को अस्पताल पहुंचाया। मीठू बच गया, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया। मीठू के पूरे शरीर में 100 से अधिक टांके लगे। कुछ दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद मीठू घर लौट आया। इस बीच मीठू की पत्नी ने अलीपुरद्वार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपों के आधार पर रॉकी दास और हॉकी दास को गिरफ्तार किया। रॉकी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन हॉकी की जमानत पाने में उन्हें 3.5 साल लग गए। अपने हाथ और काम करने की क्षमता खो देने के कारण मीठू मानसिक अस्वास्थ्य से ग्रस्त हो गया। करीब 1.5 साल पहले मीठू ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि मीठू की पत्नी कानूनी लड़ाई लड़ती रही, जिसका निर्णय शनिवार को हुआ। कोर्ट ने 2 आरोपी रॉकी दास और हॉकी दास को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत में मौजूद मीठू का परिवार फैसला सुनकर खुश हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून और भगवान पर विश्वास से मीठू को न्याय मिला, लेकिन वह फैसला नहीं देख पाया। परंतु वह जहां भी है, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। আমাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল এই দিনটা দেখবো বলে আমাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু দুঃখ এটাই যে আমার ভাইটা রইল না, ও জেনে যেতে পারলো না। আর সবাই যারা এই নিয়ে যারা এত দৌড়াদৌড়ি খাটাখাটি করছে এত বছর, সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের আর বলার কিছু নাই, আর কিছু বলার নাই। 7, 12, 11 তারিখে রাত্রি 11টা নাগাদ মিঠু বাড়িতে ফিরছিল। বাড়ির ফ্রন্ট গেটে যখন ও আসে, ইন দ্য মিন টাইম হকি আর রকি 2 ভাই, তারা হকির মোটরসাইকেল নিয়ে ওই ফ্রন্ট গেটে আসে। এসেই ভোজারি বের করে হকি ওকে মারতে থাকে এবং মাথা লক্ষ্য করে মারার জন্য মিঠু হাত ঘাড়ের এদিকে মারবে, হাত দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করে, হাত কেটে পড়ে যায় এবং ঘাড়ে, অন্য হাতে, কপালে, চারদিকে প্রচুর রক্তপাত ইনজুরি করে, একেবারে খুন করার।
কিন্তু ওর স্ট্যামিনা ছিল, ওর চিৎকার যখন এই চিৎকার হচ্ছে সেই সময় ওর স্ত্রী আর ওর টেনেন্ট একটা ছিল রাজা দে সরকার, ওরা বেরিয়ে আসে এবং ওদের পাশের বাড়িতে ওর বৌদি দাদা বৌদি থাকতো, বৌদি বেরিয়ে আসে এবং এদের সবাইয়ের সম্মুখেই দেখা যায় হকি ওকে সমানে কোপাচ্ছে। তারপরে সবাই চিৎকার করা শুরু করলে পরে ও পালিয়ে যায়। সামনে মোটর বাইক নিয়ে রকি দাঁড়িয়েছিল, ওই মোটর বাইকে উঠে পালিয়ে চলে। তখন মিঠু সোজাসুজি হাতটা যেই হাতটা পড়ে গেছে, মাটিতে পড়ে গেছে, ওকে মানে এত জোরে মেরেছে, হাতটা গিয়ে পড়েছে হচ্ছে ওর बौदीर कालवर्टे। केंद्रीय मंत्री निश्चित परमानिक की नागरिकता को लेकर फिर से सवाल। कांग्रेस सांसद ने बताया बांग्लादेश का नागरिक, सियासत गरमाई। कांग्रेस ने अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक की नागरिकता को लेकर सवाल खड़ा किया है। राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य रिपुन बोरा ने आरोप लगाया कि परमानिक बांग्लादेश के नागरिक है। उन्होंने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इसके बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के सांसद के बयान का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सांसद अथवा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास कोई प्रमाण हो तो दिखाए। इस तरह के आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak.
Just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। मालदा में बदमाशों ने व्यवसायी को मारी गोली। मालदा में फिर एक व्यवसायी को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मालदा के रथुआ में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार बाइक से घर जाते समय बदमाशों ने पेशे से ट्रैक्टर व्यवसायी लाल मोहम्मद पर गोली चलाई। वहां रथवा थाने के केहला के आशुतोला इलाके का रहने वाला है। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार लाल मोहम्मद कल देर शाम जगन्नाथपुर क्षेत्र से अपना काम पूरा कर घर लौट रहा था। तभी कहला इलाके में अचानक पीछे से आकर किसी ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां दौड़ पड़े। लोगों को अपनी ओर आते देख बदमाश वहां से भाग निकले। शुरुआती अनुमान है कि हमला स्नैचिंग के मकसद से किया गया था, लेकिन बदमाश कारोबारी से कोई पैसे नहीं छीन सके। सूचना मिलते ही रतुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। জগন্নাথপুর গেলাম যে আমি মোটামুটি 5:30 দিকে আমি আসছিলাম। আমি গেছিলাম একটা ভাড়াতে কাজের জন্য গেছিলাম, আর দিদির বাড়ি আছে। জগন্নাথপুর বন্ধু ঢুকেছি আর মানে আমার আর পিছে একটা বাইক আসছে, আর এ তখন আমাকে চালিয়ে এলে একটা ডাইরেক্ট গাঁজা মোড় আসলো সঞ্জয় ডাক্তারের কাছে। একটাই না আমি বাইকে। लॉकडाउन में ढील पर पुलिस प्रशासन चुस्त। एसडीओ ने पुलिस को लेकर चलाई अभियान। मास्क नहीं पहनने वाले कई लोग गिरफ्तार, वाहन हुए जब्त। कोरोना काल के मामले कम होने के मद्देनजर भले ही राज्य सरकार लॉकडाउन में ढील दे दी हो, पर पुलिस प्रशासन स्वस्थ नियमों में किसी तरह की ढिलाई देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन दिन रात लोगों द्वारा स्वस्थ नियमों का पालन किए जाने को लेकर पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है। जलपाईगुड़ी में रविवार सुबह महकुमा शासक समीर पाल ने सड़कों पर उतरकर बिना मास्क पहनने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बिना मास्क पहने टोटो चला रहे लोगों की धरपकड़ की। रविवार सुबह जलपाईगुड़ी दिन बाजार में मास्क नहीं पहनने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, बिना मास्क पहनने वाले टोटो चालकों को गिरफ्तार कर टोटो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कोतवाली थाने के आईसी अर्घ्य सरकार के नेतृत्व में जलपाईगुड़ी नगर पालिका के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य संदीप महतो ने जलपाईगुड़ी के सबसे बड़े बाजार में आज सुबह अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क पहने सड़क पर घूमने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। সেটা যেরকম ভাবে আমাদের মাননীয় জেলাশাসক আমাদের যেভাবে নির্দেশ দেবেন আমরা সেভাবেই চলবো, এবং হচ্ছে যে পুলিশটা দেখতেই পাচ্ছেন যে আটক করছি আমরা, না সেটা আমাদের মাননীয় জেলাশাসক আপনাদেরকে বলবেন। আমি তার নির্দেশে যে আমাকে যে কাজ করতে বলা হয় সেটা মাননীয় জেলাশাসক মহাশয় তো বলেইছে যে আমাদের এই অভিযান চলবে। গত পরশুদিন জেলা শাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স হয়েছিল এবং জেলা শাসক মহকুমা শাসককে জলপাইগুড়ি পৌরসভায় পাঠিয়েছিলেন, এবং আমরা জানি যে প্রত্যেকে আগামীতে একটা করোনার তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল জলপাইগুড়ি পৌরসভা, পুলিশ প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আমরা রাস্তায় নেমে অভিযান করব। সেই অনুযায়ী আজকে আমরা গতকালকেও আমরা অভিযান করেছি। আজকে জলপাইগুড়িতে মূলত রোববার আমরা বাজারগুলোতে সেখানে এসছি। বাজারে আসার পরে যে দৃশ্য দেখলাম, এখানে বহু মানুষ মাস্কবিহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যথেষ্ট সচেতনতার অভাব রয়েছে, এবং পুলিশ প্রায় 25 থেকে 30 জনকে অ্যারেস্ট করেছে এবং বহু টোটো আটক করা হয়েছে। বহু টোটো চালককে দেখেছি তারা নিজেরাই মাস্ক পরছে না এবং
বেহানো পরিস্থিতিতে আমরা জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের কাছে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আবেদন রাখি যে আগামী পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমরা যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তৃতীয় ঢেউয়ের কথা মাথায় রেখে আমাদের সবাইকে সতর্ক হতে হবে এবং জেলা প্রশাসন বিশেষ করে খুব কড়া হাতে পরিস্থিতি কিন্তু মোকাবিলা করবে। তাই আগাম বার্তা আমরা মানুষকে দিচ্ছি, মাস্কবিহীন কেউ রাস্তায় বেরোয় এরপরে কিন্তু আমরা জরিমানা করতে বাধ্য হব। এতদিন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী তাদেরকে ফাইন করা হচ্ছিল, তাদের কেস দেওয়া হচ্ছিল। वन महोत्सव पर लगाए गए पौधे। वन महोत्सव के मद्देनजर इस्लामपुर नगरपालिका परिसर में रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस्लामपुर नगरपालिका क्षेत्र में हरियाली फैलाने के मकसद से आज इस्लामपुर नगरपालिका परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में इस्लामपुर नगरपालिका के नगर प्रशासक कन्हैयालाल अग्रवाल, तृणमूल इस्लामपुर नगर अध्यक्ष कौशिक गुन समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज इस्लामपुर शहर के नगर निगम परिसर, ट्रक टर्मिनस समेत परित्यक्त भवनों सहित कई जगहों पर पौधे लगाए गए। इस अवसर पर इस्लामपुर नगरपालिका के प्रशासक कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि इस्लामपुर शहर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से आज काफ़ी संख्या में पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर शहर में सभी लोग एक पेड़ लगाएंगे तो शहर का वातावरण स्वच्छ रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामपुर में नवनिर्मित स्टेडियम के बगल में पार्क बनाने की योजना भी बनाई गई है। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে নির্দেশ, অরণ্য সপ্তাহ 14 থেকে 21 জুলাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আমাদের ইসলামপুর পৌরসভার উদ্যোগে চলছে। আমরা পৌরসভার ক্যাম্পাস সহ বাইরেও আমরা বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগাচ্ছি। মেহগনি, আম, তারপরে আপনার লিচু গাছ আছে, তারপরে পেয়ারা গাছ আছে, এই সমস্ত গাছ আমরা লাগাচ্ছি। আর গাছ লাগানোর উদ্দেশ্য, গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও তো আছেই, পাশাপাশি গাছ লাগালে পরিবেশও রক্ষা হবে এবং মানুষজন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে। কোন কোন এলাকাতে আজকে গাছ লাগানো? আজকে আমরা এখানে লাগাবো, ট্রাক স্ট্যান্ডে লাগাবো, আর ভবগুরুদের বিল্ডিংয়ের ওখানে লাগাবো, পাশাপাশি ক্ষুদিরামপল্লী ভবনের সামনে লাগাবো। অরণ্য সপ্তাহ চলছে, আরও কি কি কর্মসূচি রয়েছে এই অরণ্য সপ্তাহে? অরণ্য সপ্তাহে তো আমরা প্রচার চালাবো যে সবুজের যে অভিযান, প্রথমে বললাম যে গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও, সবুজের যে অভিযান, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা প্রচার চালাবো ইসলামপুর পৌরসভায়। বন মহোৎসব উৎসব সপ্তাহ আমরা উদযাপিত করছি। এখানে আজকে আমরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটা গ্রহণ করেছি। পৌরসভার চারিদিকে, ট্রাক টার্মিনাসে আর কয়েকটি জায়গায় আমরা বৃক্ষরোপণ আজকে করব। এই কর্মসূচি কিন্তু আমাদের চলবে, শুধু আজকেই না, আগামী কয়েকদিন আমরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটা করব। উদ্দেশ্য একটাই, ইসলামপুরে যেন একসময় যেরকম সবুজায়ন ছিল ইসলামপুরটা, আবার আমরা যেন আস্তে আস্তে ওদিকে এগোতে পারি, এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আজকে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। ইসলামপুর শহরের প্রত্যেকটি মানুষকে একটাই অনুরোধ করব, যতটা যার সম্ভব হয় যদি একজন একটা গাছও যদি লাগান, তাতে কিন্তু ইসলামপুর শহর চারিদিকে গাছই গাছ হয়ে যাবে। চেষ্টা করুন সবাই যেন কমপক্ষে এক একটা বাড়ি যেন এক একটা গাছ, যেখানে সুবিধা হোক না কেন ওনাদের, সেখানে যেন ওনারা লাগান, যাতে আগামী দিনে আমরা এর ফল পাবো। বলছি পৌর প্রশাসক সাহেব, সেটা একটা বিষয় হচ্ছে গাছ লাগানো হয় ঠিকই, প্রতি বছরই বন মহোৎসব হয়, হাজার হাজার লাখ লাখ গাছ লাগানো হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গাছ সমূলে শেষ হয়ে যায়, একদম গোড়াতেই শেষ হয়ে যায়। কি বলবেন? না, এই কথাটা সত্যি যে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব থাকে, কিন্তু যদি 1000 গাছ লাগানোর পরে যদি 100টা গাছও যদি ওখানে বেঁচে থাকে, তাতেও কিন্তু অনেক লাভ হয়। রক্ষণাবেক্ষণ আছে বা অন্য কোনো কারণে আমার মনে হয় যদি 80% গাছে যদি মরে যায়, 20% গাছে থাকে, তাতেও অনেক উপকার হয়। कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन 38 लाख रुपयों की धोखाधड़ी के आरोप में मालदा के एक युवक को किया गिरफ्तार। आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस ने मालदा के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसका नाम पार्थ सारथी साहा बताया जा रहा है। उसे इंग्लिश बाजार थाने के अमृत बाजार से गिरफ्तार किया गया। कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस उससे 2 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी युवक पार्टनर के तौर पर एक वेब कंपनी में प्रवेश किया और ऑनलाइन 38 लाख रुपयों की ठगी की। कंपनी की शिकायत के आधार पर कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। जांच में पुलिस को मालदा के इस युवक का सुराग मिला।
साइबर क्राइम पुलिस ने शनिवार को इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस की मदद से युवक को मालदा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक को 2 दिनों के ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हुए मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। साइबर क्राइम पुलिस युवक को 2 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई। सरकारी वकील मेहताब आलम ने कहा कि गिरफ्तार युवक को शनिवार को बैकशाल अदालत में पेश किया गया। আজকে সাইবার ক্রাইম কলকাতা একজন পার্থ সারথী সাহা কে অ্যারেস্ট করে লার্নেড সিজিএম কোর্টে মালদাতে প্রডিউস করেছে। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হচ্ছে কি সে একজন infodigi.net বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইটে ও পার্টনার হিসাবে জয়েন করার পরে বিজনেসটাকে রান করে সেখানে ওদেরকে কমিশন দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে ওই কোম্পানি থেকে। কিন্তু পরে দেখা গেছে কি ও ওই কোম্পানি থেকে কমিশন যেটা পাওয়ার কিন্তু কমিশন বাদ দিয়ে ও ওইখান থেকে 38 লাখ টাকা মতন ওই সাইটকে ফোর্জ করে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ওটাকে মানে ট্রান্সফার করেছে। ট্রান্সফার করার পরে ওর বিরুদ্ধে যখন মানে কমপ্লেন হওয়ার পরে ওকে সাইবার ক্রাইম পিএস কলকাতা অ্যারেস্ট করার পরে ইংলিশ বাজার থেকে অ্যারেস্ট করার পরে আজকে সিজিএম লার্নেড কোর্ট মালদাতে প্রডিউস করার পরে দুদিনের ট্রানজিট রিমান্ড চেয়েছিল। সেই 2 দিনের ট্রানজিট রিমান্ড লার্নেড কোর্ট এলাও করে আগামীকাল 17/7/2021 সালে ওইখানে ওই প্রডিউস করতে অর্ডার দিয়েছে। কোন ধারায় মামলা করা? ধারাটা হয়েছে আপনার 65 और 66D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेक्शन 420, 465, 468, 478 आईपीसी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से मामूली उछाल। 2 दिनों बाद 40,000 से ज्यादा केसेस किए गए दर्ज। कोरोना की दूसरी लहर अभी टली नहीं है, तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ चुका है। देश में 2 दिनों बाद एक बार फिर 40,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए। रविवार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,157 नए कोरोना केसेस आए और 518 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले शनिवार को 38,089 और शुक्रवार को 38,949 नए केसेस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 42,004 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, यानी कि कल 1,365 एक्टिव केसेस कम हुए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.36% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 6ठे स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।